बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम नावल मदारी की लास्ट एपिसोड शुरू करने लगे हैं। होपफुली आप सब लोगों को इंतज़ार होगा कि लास्ट एपिसोड कब होगी, तो आज हमारी है लास्ट एपिसोड नावल मदारी की। तो शुरू करते हैं नावल मदारी की लास्ट एपिसोड। इतनी सर्दी है तुम मरोगे नहीं। मैंने इसके कान में सरगोशी की, लेकिन जान के दुश्मनों ने नीचे देख लिया तो ज़रूर मारी जाऊँगी। तुम्हें क्या पता मेरी क्या हालत हो रही है। इसने अपना नम स्केलेट टांगों पर नीचे करने के बाद जद्दोजहद करते कहा, किसी ने कहा था कि इस मौसम में ऐसा लिबास पहनो। मैंने अक्कम में देखा, अभी तक ऐसी कोई सरगर्मी नज़र नहीं आई थी कि कोई हमारे अक्कम में आ रहा हो। मैं गौर कर रहा था कि जोली को यहाँ से खुदा हाफिज़ कहूँ और अपनी राह लूँ, मगर साथ ही मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे किस तरह का रुख करना चाहिए, घर या पुलिस स्टेशन का। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अगवा को मेरा फ़रार बनाकर मारे जाने वाले दोनों पुलिस ऑफिसर को मेरे खाते में डाल दिया जाए। इस सूरत में पुलिस के पास जाना फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेना था। कोई भी फैसला करने से पहले मैं आकिल से हालात के बारे में जान लेना चाहता था। इस क़यामत की सर्दी में ट्राम के ऊपर हिस्से में हम दो ही बैठे थे। कोई दूसरा होता तो जोली को इस अजीब व गरीब हुलिये में देख कर न जाने क्या सोचता। मेरे स्कर्ट के ऊपर इसने महज सिर्फ जैकेट पहन रखी थी। मेरे लिए इसीलिए फिरना तमाशा बनने के मुतरादिफ था। अचानक जोली ने खौफजदा आवाज़ निकाली, मेरे खुदा, वो देखा हुआ कब में इशारा कर रही थी। क्या है? मैंने अक्कम में आते ट्रैफिक को देखा। नीले रंग की वैगन को देखो, ये रॉबर्ट की है, इसमें वही होगा। नीली वैगन बड़ी तेज़ी से नज़दीक आ रही थी। मैंने कमीज़ के नीचे से पिस्टल निकाल लिया। वाज़ह तौर पर दुश्मन जान चुका था कि हम ट्राम में सफ़र कर रहे हैं। ऊपर से वैगन की फ्रंट सीट पर दो अफराद नज़र आ रहे थे। ड्राइवर के बराबर में बैठे शख्स के हाथ में एक खौफनाक सी गन साफ नज़र आ रही थी। इन्हें नज़दीक आने का मौका देने का मतलब था कि हम खुदकुशी कर लें। मुझे यकीन था कि वैगन में मौजूद अफराद महलक असले से लेस हैं और इनके अज़ाइम कातिलाना थे। मैंने फ़ैसला किया इन्हें करीब आने का मौका नहीं देना। मैं उठा तो जोली ने घबरा कर कहा, ये क्या कर रहे हो? इसी तरह चलती शाहरा पर फायरिंग करना संगीन जुर्म होगा। तो क्या करूं? इन्हें करीब आने का मौका दूं, वो आएँ और हमें छलनी कर दें? मैंने तल्खी से कहा। मैं ट्राम के अकबी हिस्से में 2 फुट ऊंची दीवार के अकब में दबक कर वैगन की विंडो शील्ड का निशाना लेने लगा। इस पर गोली लगती तो वह घबरा कर रुक जाते या वैगन हादसे का शिकार हो जाती। मेरे फायर के साथ ही विंडो शील्ड बिखर गई थी, मगर मैंने कोशिश की थी कि गोली किसी को न लगे। जैसे ही विंडो शील्ड बिखरी, वैगन लहराई, मगर इसके ड्राइवर ने फ़ौरन इसे काबू कर लिया था। वो देख चुके थे कि मैं कहाँ था। अगले निश्चित पर बैठे शख्स ने अपनी गन बाहर निकाल कर बेतकल्लुफ़ मुझ पर ब्रस्ट मारा था। फायरिंग की आवाज़ के साथ ही इस इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। औरतों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ट्राम के मुसाफिर भी चिल्ला रहे थे। फायरिंग ट्राम पर ही की गई थी। ये क्या कर रहे हैं? जोली का चेहरा सफ़ेद हो गया। फायरिंग, मैंने जवाब दिया तो ज़रा ऊपर होते हुए वैगन पर लगातार फायर किए। मेरी कोशिश थी कि इस तरह वैगन नकारा हो जाए ताकि वो हमारा ताक़ुब न कर सके। ख़तरा महसूस करके ट्राम के ड्राइवर ने इसकी रफ्तार बढ़ा दी। मेरी सारी गोलियां बेकार हो गई थी। मैगज़ीन ख़त्म हो गया था। मैंने दूसरा मैगज़ीन बदला। इस वक्त चारों तरफ से पुलिस सायरन की आवाज़ें आने लगी थी। ये एक और मुसीबत। मैं फिलवक्त पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता था। सायरन की आवाज़ सुनते ही वैगन की रफ्तार में भी कमी आई थी। मौके से फ़ायदा उठाकर मैंने दोबारा वैगन पर फायर किए। इस बार एक फायर कारगर रहा। वैगन का अगला पहिया धमाके से फटा और वैगन घूमकर फुटपाथ पर चढ़ गई। एक दुकान का शीशा तोड़ते हुए अंदर घुस गई थी। वो मारा, मैंने नारा लगाया। इस लम्हे एक ज़ेली सड़क से पुलिस का नमूदार हुआ। मैं फ़ौरन नीचे हो गया था। जब ट्राम सड़क पर मोड़ रही थी तो मैंने पुलिस कार को दुकान के सामने रुकते देखा था, जिसमें वैगन मुहावरे के मुताबिक बैल की तरह घुस गई थी। इत्तेफाक से दुकान शीशे के सामान की थी। मैंने मुड़कर देखा तो जोली गायब थी। वो न जाने कब नीचे उतर गई, मुझे पता भी नहीं चला। भी तेज़ी से नीचे गया। जोली दरवाजे के पास खड़ी थी। शायद वो मुझे मसरूफ़ देकर खामोशी से फ़रार होना चाहती थी, मगर ट्राम की तेज़ रफ्तारी की वजह से इसे मौका ही नहीं मिला था। मुझे देखकर इसके मुंह पर कसियानी से मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। इसने जल्दी से कहा, शुक्र है इनसे पीछा छूटा, लेकिन मुझसे पीछा इतनी आसानी से नहीं छुड़ा सकोगी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा और इससे लगकर खड़ा हो गया। जोली, ये पिस्टल है जो तुम्हारी पसली में चुभ रहा है। उम्मीद है तुम कोई हमाकत नहीं करोगी। हाँ, ज़रा मुस्कुराओ। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसने कहा, लेकिन इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो गालिबन दिल में पछता रही थी कि जल्दी ट्राम से छलांग क्यों नहीं लगा दी। बादल नाख्वास्ता मुस्कुराते हुए मेरी तरफ घूम गई थी। इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चेहरा ज़रा पीछे किया। बस लगे रहना काफ़ी है। मैं तो सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसने बोझल लहजे में कहा। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है। जिम्मी का अंजाम मेरे सामने है। जिम्मी से अपना मुआवजा मत करो। वो सिर्फ एक नाम नहाज शोहर था जिसको मेरे दिल तक रिसाई भी नहीं मिली थी। तुम तो मुझे तुम्हारे दिल तक रिसाई में भी कोई दिलचस्पी नहीं। चलो उतरो। मैंने इसका बाजू पकड़ा और ट्राम रुकते ही नीचे उतर गया। मुझे आकिल को फ़ोन करना था। इंग्लैंड में पब्लिक फ़ोन की कोई कमी नहीं है। मैंने दूर दराज के इलाकों में भी पब्लिक बूथ देखे हैं। मसला कॉल करने के लिए सिक्के का था। मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। मैंने जोली से जैकेट की जेबें देखने को कहा। इसने बादल नाख्वास्ता जेबें देखी। नहीं है, इसने नफ़ी में सर हिलाया।
मैं इसे एक जेब में हाथ डालते देख चुका था। मैंने इसे इस पर हाथ मारा तो मुझे अंदर कुछ महसूस हुआ। इसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने जेब में हाथ डालकर ये सिक्का निकाल लिया। सिक्का 1 पाउंड का था। जोली जिलाकर दबी ज़ुबान में मुझे गालियाँ देने लगी थी। मैंने मुस्कुराते हुए इसे बताया कि इसके शहर में हूँ, मुझे गालियाँ भी बुरी नहीं लग रहीं। छोटे सिक्के हासिल करने के लिए मैंने वही एक मशीन से गर्म कॉफ़ी का कप निकाला। जोली ने गरसना नज़रों से कप की तरफ देखा। प्लीज़ 1 कप मुझे दो। 1 कप कॉफ़ी है, इसके लिए लेकर भी मेरे पास इतनी रकम बची कि मैंने आकिल को फ़ोन कर लिया। फ़ोन बहुत में हम दोनों ज़रा वक्त से सही लेकिन फिट आ गए थे। जोली मौका से फ़ायदा उठाकर मुझसे चिपक गई, जैसे लोहा मकनतीस से चिमट जाता है। खुशकिस्मती से आकिल घर पर था। मैंने इसे मुख्तसरन अल्फाज में सूरत हाल से आगाह किया और इसे बताया कि मेरे साथ जोली है जो मेरे बेगुनाही को गवाही दे सकती है। आकिल ने मुझे बताया, यहाँ खासी गड़बड़ हो गई है। पुलिस वालों को मारकर फ़रार होने का इल्ज़ाम तुम पर आ रहा है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये मुझे इस इल्ज़ाम से बरी करा सकती है। मुश्किल है, वो पुलिस के सामने साफ मुकर रह जाएगी, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में तुम्हें अगवा के इल्ज़ाम में फंसा देगी। मुझे सोचने दो, और तुम कहाँ से बात कर रहे हो? मैंने इसे अपनी लोकेशन बताई। वो मशरक़ी लंदन के कहीं आसपास था। मैं समझ गया मुझे आने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। इस दौरान मैं इस आफत की पर काला को काबू में रखना। इतनी देर क्यों? बस हो जाएगी। और हाँ, इस पर मत ज़ाहिर करना कि मैं देर से आऊँगा। जोली जगह की तंगी के बहाने मेरे गले के लग कर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं और आकिल उर्दू में बात कर रहे थे। जाहिर है इसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। इसने कई मरतबा तिलमिला कर कहा कि हम इंग्लिश में बात करें, ये हमारी बातें सुन रही है। आकिल ने मशकूक लहजे में कहा, इतने करीब है यार, बूथ में है ना, तुम जानते हो इसमें कितनी गुंजाइश होती है। या कल्ब दो जान हो जाता है आदमी। वो हंसा। मेरे आने तक मज़े करें कायम मकाम सुसर साहब, बाकी सबको तसल्ली दे देना। मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। जोली मुझे घूर रही थी। क्या बात कर रहे थे तुम अपनी ज़बान में? तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है, मैंने रखाई से जवाब दिया। बाहर निकलो, यहाँ रहने में क्या हर्ज है? वो बोली, बाहर सर्दी लग रही है और मुझे यहाँ गर्मी लग रही है। मैंने इसे बूथ से बाहर धकेला। सब आने जाने वाले हमें घूर रहे थे। इसकी एक वजह तो मेरा एशियाई रंग रूप था। अगर मेरी जगह कोई गोरा होता तो कोई आंख उठाकर भी ना देखता। दूसरी अहम वजह जोली का बिला दखेज़ और जामे से बाहर हो जाने वाला बेहिस बेजान जिस्म था। मुझे खफत हो रही थी। मुझे बाहर की सर्द फ़िज़ा में रहना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि निस्बतन जोली के साथ फ़ोन बोथ में रहने के। क्या कह रहा था तुम्हारा ये जानने वाला? कुछ नहीं, पुलिस को हमारी तलाश है, वो हमें महफूज मकाम तक ले जाने के लिए आ रहा है। मेरे पास बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ तुम आसानी महीनों तक छुप कर रह सकते हो। बात सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है। मेरा ये एतमाद कार प्रेस से ताल्लुक़ रखता है और इसे अपने ख़ुसूसी ज़राए इत्तला मिली है कि पुलिस को तुम्हारी तलाश है। तुम पर क्लब में हंगामा आराई के दौरान में 2 अफराद को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। इसने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। इतनी जल्द इल्ज़ाम भी आयद कर दिया? स्कॉटलैंड यार्ड अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से मशहूर है। अब मेरी और तुम्हारी पोजीशन एक जैसी है। मैं तुम्हें कतई भरोसा नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ तुम पर। इसके लहजे में तलखी थी। क्यों नहीं? अव्वल तो तुम्हें मुझसे कोई ख़तरा नहीं है, मुझे तुमसे है, और इस वक्त तुम मजबूर हो, लिहाजा जो मैं कहूँ तुम्हें वही करना ही होगा। वक्त गुजारी के लिए हम एक कैफ़े में आ बैठे थे। यहाँ से हम सड़क पर नज़र रख सकते थे। आखिर आता या जोली के दुश्मन दोनों हमें नज़र आ जाते। फिर कैफ़े अंदर से गर्म था। 1 पाउंड का सिक्का इतना बाबरकत साबित हुआ था कि हमने इसकी रेज़गारी से एक कॉफ़ी और पी। तुम मेरा क्या करोगे? इसने संजीदगी से कहा। मुझे जाने दो, तुम अपने रास्ते जाओ। फिल वक्त मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुमने मुस्तकबिल के बारे में मेरे खदशात दूर कर दिए तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतना इत्मीनान रखो मेरी ज़ात से, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा? इसके लहजे में मायने खेज सवाल था। मैं इसे धोखा दे रहा था, दिलासे दे रहा था ताकि वो कोई गलत हरकत ना करे। अगर इस भरे परे रेस्टोरेंट में वह हंगामा करती तो मेरे लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाता। मैं इसे गोली भी नहीं मार सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा धमका सकता था। इसलिए बेदरीक झूठ बोलकर इसको आराम कर रहा था। वो बेहद शातिर औरत थी। इसने जिमी जैसे बारह दीदा को तस्खीर कर लिया था और अपनी जहानत से रफ्ता रफ्ता इसके कारोबार का पूरा मैकेनिज़्म समझ लिया था और फिर मौका पाते ही इसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका। ऐसी औरत से डरना चाहिए। मैं बातों से इसका दिल बहला रहा था और इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार जाने की बात करती और मैं कभी नरमी और कभी गर्मी से इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर रहा था। अचानक इसने वाशरूम जाने को कहा। चलो, मैंने कहा मैं भी ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। वो किस कदर मायूसी से उठ खड़ी हुई थी। इसका ख्याल था कि मैं इसे अकेले जाने की इजाज़त दे दूँगा। इसी लम्हे मेरी नज़र कैफ़े के बाहर रुकने वाली पुलिस कार पर पड़ी। इसमें से इंस्पेक्टर डेरी नरमैन बरामद हुआ था। मैंने जोली को उजलत में घसीटा और वाशरूम की तरफ चल दिया। वो गड़बड़ा गई थी। क्या हुआ? पुलिस कैफ़े के बाहर मौजूद है, मैंने आहिस्ता से कहा। इसने पलट कर देखा तो इसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। इसने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया था कि पुलिस इसकी तलाश में है। इसकी रफ्तार में तेज़ी आ गई थी। राहदारी में 2 तरफ वाशरूम थे, एक मर्दाना और दूसरा औरतों के लिए था। जोली तेज़ी से औरतों के लिए मखसूस वाशरूम में चली गई। इसने इतनी तेज़ी दिखाई कि मैं इसे रोक भी नहीं सका था। मैं खुद भी ज़रूरत महसूस कर रहा था, इसलिए मर्दाना वाशरूम में चला गया। जब मैं राहदारी में आया तो जोली अब तक वाशरूम से बाहर नहीं निकली थी। मैंने दरवाज़े पर दस्तक देकर इसे आवाज़ दी। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।
मेरे जहन में घंटी बजने लगी थी। मैंने दरवाजे पर जोर दिया तो वो खुलता चला गया। अंदर झांकते मेरा दिल चाहा कि मैं अपना सर पीट लूँ। वाशरूम के अक्ब में बड़ा सा रोशनदान था और खुला था। जोली इससे निकल गई थी और मैं ज़रा आगे गया था कि मुझे खाई से निकल कर कुएँ में गिरने वाला मुहावरा अमली तौर पर नज़र आ गया। जोली को 2 नौ उम्र लड़के हट्टे कट्टे बदमाशों ने घेर लिया था। ये स्किन हेड्स कहलाते हैं और आजकल बरतानिया में आम थे। इनका दिल पसंद मशगला एशियाओं को लूटना और मारना है, लेकिन मौका मिलने पर ये अपने हमरंग सफ़ेद फामों पर हाथ साफ़ करने से भी गुरेज नहीं करते। जोली दबी दबी ज़ुबान में इनसे रहम की अपील कर रही थी। अगर इसे मजबूरी ना होती तो वो खुलकर इन लफंगों को बताती कि वो कौन है, और मुमकिन है कि इनकी पतलों में यह सुनकर गिल्ली हो जाती। लेकिन फ़िलवक्त वो जोली की अपीलों से ज़्यादा इसके होशो रबा बदन की खुशा चीनी में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। इनके हाथ आज़ादी से जोली के जिस्म पर हरकत कर रहे थे। एक के हाथ में चाकू था जो इसने बेपरवाही से जोली की गर्दन से लगा रखा था। इसे को कतई एहसास नहीं था कि चाकू की नोक जोली की गर्दन में उतर रही थी और इसकी गर्दन से खून छलक रहा था। गालिबन इस चाकू ने इसे बेबस कर रखा था, वरना राबड़ का जबड़ा तोड़ देने वाली इतनी आसानी से इनके काबू में नहीं आती। मुझे देखते इसने गहरी सांस ली और इस बार बदले हुए लहजे में बोली, मुन्ने बच्चों अब बस करो, तुम्हारा बाप आ गया है। दोनों ने बैक वक्त पलट कर मुझे देखा और कुत्ते की तरह गराते हुए मेरी तरफ आए, लेकिन मेरे हाथ में पिस्तौल देखते ही पालतू बन गए थे। बस दुम हिलाने की कसर रह गई थी, वरना इनके तसव्वुरात कुछ इस तरह के थे। चाकू वाले ने अपना चाकू रज़ाकाराना तौर पर बंद करके जेब में रख लिया। मेरा इरादा इन्हें दफ़ा हो जाने का इशारा करने का था। एक तरह से वो मेरे ही काम आए थे। अगर वो ना रुकते तो जोली निकल चुकी होती, मगर जोली अब इन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। इन्होंने जो इसके साथ किया था इससे तो वो लुत्फ़ अंदोज़ भी हुई होगी। असल गुस्सा इसे अपने फ़रार में नाकामी का था। इसने हवा में उछल कर दोनों पैर एक की पुश्त पर मारे तो वो सामने रखे कचरेदान में जा गिरा। दूसरा पलटा था, लेकिन जोली बिजली बन गई थी। दूसरे से छू भी ना सका था कि वो मार खाकर अपने साथी पर ही जा गिरा। पहले वाले का सर कचरेदान के फौलादी ढक्कन से टकराया था। इसके हवास गुम हो गए थे। दूसरे ने भी बेहोश होने में आफियत समझी। बस अब रुक जाओ, मैंने पिस्टल से इशारा किया, अपनी जैकेट के बटन बंद करो। वो गुस्से की शिद्दत से हाँप रही थी। इसने बटन बंद करने की बजाय उतार कर मेरी तरफ फेंक दी। ये क्या कर रही हो, मैंने बुखला कर कहा, लेकिन इसने जवाब देने की बजाय इन लफंगों में से एक को खींचकर ज़मीन पर डाला। इसकी जैकेट उतारी, फिर कमीज़ उतार कर पहन ली और आखिर में इसकी जैकेट चढ़ा ली। जूते किस कदर ढीले थे, मगर इसने वो भी पहन लिए। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम एशियाई मर्द पागल होते हो। कोई ब्रिटेन होता तो मुझे इस तरह देखकर पागल हो जाता, और तुम नज़रें चुरा रहे थे। हमें पागलपन ही भला लगता है। मैंने रखाई से कहा, अब चलो। हम निकलकर सामने सड़क पर आए और दोबारा इस कैफ़े में जा बैठे। किसी ने नोटिस ही नहीं लिया था कि मेरे साथ जनाना हुलिये में आने वाली अचानक इस किस्म के मर्दाना हुलिये में कहाँ से आ गई। जोली ने काफ़ी के साथ बटर सैंडविच का आर्डर भी दिया था। जाहिर है ये सारी अयाशी इस लफंगे के माल पर हो रही थी। आकिल अभी तक नहीं आया था। इससे बात हुए 1.5 घंटा हो गया था और वह आने ही वाला था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ जब मैं जोली का नाकाम फरार की दास्तान का आखिरी हिस्सा सुन रहा था। आकिल की पुरानी क्वारंटीना आकर एन कैफ़े के सामने रुकी। इसने कार से उतरकर इधर उधर देखा, फिर कैफ़े में झांका। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो मुस्कुराया। मैंने इसे रुकने का इशारा किया और जोली से बोला, बस अब उठ जाओ। मैं फिर ख़बरदार कर रहा हूँ, किसी किस्म की चालाकी का इंजाम तुम्हारी जवामर्गी की सूरत में निकलेगा। तुम अचानक इस पर आसाइश दुनिया से किसी मामूली सी गलती की बिना पर जाना पसंद नहीं करोगी। तुम फिक्र ना करो। इसने टिश्यू से मुंह साफ़ किया और वो ज़रा सी देर में 4 अदद भारी भरकम सैंडविच खा गई थी। इसके नाजुक नज़र आने वाले जिस्म से कतई अंदाज़ा नहीं होता था कि वो इतना खाती है। आकिल ने तहसीन के नज़र से इसे देखकर और कार का अकबी दरवाज़ा खोल दिया। मैं भी जोली के बराबर में बैठ गया। इनका ये हालत देखकर कार स्टार्ट करके आकिल ने कहा, हमें कहाँ जाना है? तुम्हारे गरीब खाने पर। हज़रत, वहाँ जाने का इंजाम सिवाय मेरी वफ़ात के कुछ नहीं होगा। एनी इन खातून को देखकर मेरे कत्ल से कम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होगी। हम एक और जगह जा रहे हैं। एनी भी पागल है, इतनी सी बात पर शोहर को कत्ल कर देगी। हाँ, सारी ख़वातीन कुछ इस किस्म की खूनखार होती हैं। मेरे मर्द के पास से भी किसी गैर औरत की बू आ जाए तो मरने मारने पर तुल जाती हैं। इसने सर्द आह भरी। बदकिस्मती से आज सुबह एक खातून का फ़ोन आ गया था जो पुरानी वाकिफ़कार थी और मेरी शादी से भी बेखबर हैं। इन्होंने एनी से मेरे बारे में ना जाने क्या क्या कहा। इसका मुंह फूला हुआ है। कोई बात नहीं, मैंने इसे तसल्ली दी। इस मामले से निमट लेंगे, फिर एनी का मूड भी दुरुस्त कर लेंगे। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मेरे दोस्त की बीवी का मूड ख़राब है। मैंने इसे बताया। बेचारा इसी वजह से परेशान है। जनाब पर भी कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आएगा। आकिल ने सर्द आह भरी। इसने कार एक गोदाम नुमा जगह के सामने रोकी। जोली किस कदर खौफजदा नज़र आने लगी थी। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमसे ज़रा कुछ हिसाब किताब करना है। मैंने कार से उतरते हुए कहा, तुम भी ज़रा नीचे आ जाओ। वो उतरने पर आमादा नहीं थी। मैंने बाजू से पकड़ कर खींचा। इसने वहशियाना अंदाज में अपना दायां हाथ घुमाया जो इसने अब तक अपने अकब में कर रखा था। चमक महसूस करते ही मैं बेख्तियार पीछे हटा। जो चाकू मेरे बाएं पहलू में दिल के मकाम पर पेवस्त होना था, इसने मेरी आस्तीन और बाजू को काट दिया।
एक तेज़ आग मेरे बाजुओं में भड़क गई थी। इससे पहले दूसरा वार करती मैंने इसका चाकू वाला हाथ पकड़ लिया। इसने मुझे गाली दी। मैंने पिस्टल वाला हाथ इसके मुंह पर मारा, लेकिन ये ख्याल रखा कि इसमें हल्क चोट ना आए। फिर भी वो चकरा गई थी। आकिल तेज़ी से आया था। क्या हुआ? इसने मेरा बाजू देखा। ओहो, खून बह रहा है। मामूली ज़ख्म है। मैंने जोली का चाकू बंद करके जेब में रख लिया। इस लफंगे के लिबास के साथ ही मिला था। इस वक्त मैंने गौर नहीं किया था। इसने चाकू वाले का ही इंतखाब किया था और इसका लिबास उतार कर पहन लिया था। इसमें चाकू भी था। आकिल ने इसे खींचकर कार से उतारा और धक्के देता हुआ अंदर से जाने लगा। एहतियात से ये लड़ने की माहिर है। मैंने इसे ख़बरदार किया। वो हंसा। फ़िक्र ना करें जनाब, कुछ हाथ में भी दिखा सकता हूँ। गोदाम अंदर से काट कबाड़ से भरा हुआ था। लगता था इसे किसी बाकायदा मुशर्रफ में नहीं लाया जा सकता था। आकिल ने कहीं से एक कुर्सी बरामद करके जोली को बैठने के लिए पेश की। फिर मेरा बाजू देखा। चाकू की नोक जैकेट के साथ खाल को भी चीरती हुई गुजर गई थी। आकिल ने अपना रुमाल जख्म पर बांधा और मैंने जैकेट पहन ली। जोली अब बेपरवाह नज़र आ रही थी। मैंने इसे देखा। मिस जोली, आप बताओ कि यह सारा चक्कर क्या है? चक्कर तुमको पता है, इसने जवाब दिया। तुम तक तो नवाज़त वाली खबर कैसे पहुंची? इसने जवाब दिया। जिम्मी ने मरने से पहले मुझे एक ख़त लिखा था। इसमें इसने कसम खाकर कहा था कि नवाज़रात का इसे कुछ नहीं पता और ना ही इसने लॉर्ड जेम्स को दी हुई रकम चुराई थी। जिम्मी मरते वक्त झूठ नहीं बोल सकता था। तो तुमने इससे ये नतीजा कैसे अखज़ कर लिया कि नवाज़रात और की रकम मैंने चुराई है? 2 और 2 4 करके ये काम लॉर्ड जेम्स ने भी नहीं किया था। वो जिस मर्तबे का आदमी था ऐसा काम नहीं कर सकता था। बाकी बस तुम रह जाते थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुमने दोनों को डबल क्रॉस किया है। जाली डकैती में रकम खुद चुराई और फिर जिम्मी की तहवील में मौजूद नवाज़ात भी इसी तरह गायब कर दिए। शाह आलम, तुमने चालाकी की इंतहा कर दी। जिम्मी और लॉर्ड जेम्स एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रह गए थे। तुम्हारे पास रकम तो 3.5 लाख पाउंड की आई थी, लेकिन वो नवाज़रात इससे कहीं ज़्यादा मालियत के हैं। गुज़श्ता 1 साल में इनकी कीमत दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। कम से कम 10 लाख पाउंड के हैं अब वो नवाज़रात। ओहो, मेरे होंठ सुकड़ गए। तो ये वजह थी कि तुमने इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया। मुझे पुलिस के तहवील से अगवा करवा दिया और 2 पुलिस अफसर मरवा दिए। ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में, इसने लापरवाही से कहा। आकिल ने हैरत से इसे देखा। मिस जोली, तुम्हें डर नहीं है? पकड़े जाने की सूरत में तुम्हारी सारी ही उम्र जेल में गुजरेगी। ये काम रॉबर्ट ने किया है। जोली मुस्कुराई। और रॉबर्ट खुद मेरा दुश्मन हो रहा है। मैंने शाह आलम को पुलिस की तहवील से अगवा करके फ़रार किया था, लेकिन पुलिस अफसरों को इसने खुद कत्ल किया था। जोली, तुम्हारी हालत हमारे एक मुहावरे के मुताबिक धोबी के कुत्ते की सी हो गई है, जो ना घर का होता है और ना घाट का। तुमने मुझे अगवा करके नवाज़रात हासिल करना चाहे और ख़ुद अपने ही लोगों से बचती फिर रही हो। इसकी वजह तुम जानते हो। रॉबर्ट काम निकालने के बाद तुम्हें कत्ल कर देना चाहता था और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो मेरा भी दुश्मन हो गया। मैं हंसा। बिला वजह मुझ पर एहसान मत धरो। ये कहो कि इनके नवाज़रात के लालच में तुम दोनों की आपस में ठन गई। वो पहले ही गुर्दा पर कब्जे का ख्वाब का देख रहा था और इस वक्त इसे मौका मिल गया कि वो तुम्हारे खिलाफ बगावत कर दे। इसने मौका से फ़ायदा उठाया। अब तुम छुपती फिर रही हो और मज़े कर रहा है। जबड़ा भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, मगर तुम्हारे मुकद्दर मुझे ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। जोली शिकस्त खुर्दा नज़र आने लगी। हाँ, अभी मेरे सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन रॉबर्ट के लिए सब इतना आसान नहीं होगा। मेरे वफ़ादार जो मज़ाहमत करेंगे कितने दिन, बल्कि मुझे शुबा है कि तुम्हारा कोई वफ़ादार होगा भी या नहीं। इसने दुनिया में वफ़ादारी सिर्फ ताकत से होती है या पैसे से? तुम इन दोनों चीज़ों से महरूम हो। शाह आलम, अब तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। हालांकि कि तुमने मुझे कत्ल करने की कोशिश की और मैं शाह आलम नहीं। वो हंसी। तुम शाह आलम हो, सर से पाँव तक। मैंने तुम्हें नज़दीक से देखा है। इसका लहजा मैंने खेज़ हो गया था। मैं तुम्हें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारे कहने से क्या होता है? जब मैं शाह आलम नहीं हूँ तो मैं कैसे तस्लीम कर लूँ? अगर तुम शाह आलम नहीं हो तो फिर कौन हो? जोली के लहजे में मजाक था। मेरा नाम नासिर अज़ीम है और मैं भी इत्तेफाक से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक आम सा कारोबारी हूँ। अपनी अजीज़ों से मिलने आया था कि इस चक्कर में फंस गया। ये कहानी किसी और को सुनाना। वो हंसी। मुझे यकीन है तुम शाह आलम हो। मुझे भी यकीन है। अचानक किसी ने गोदाम के दरवाजे की तरफ से कहा। आवाज़ अजीब सी थी और जब रॉबर्ट सामने आया तो वजह भी समझ में आ गई। जबड़ा टूटा होने की वजह से वो दुरुस्त तौर पर बोलने के काबिल नहीं था। इसके लिए इसके हाथ में रिवाल्वर था, लेकिन इसके गिरगों के हाथ में मशीन गन्ने थी। लिहाजा मेरा पिस्टल वाला हाथ खुद ब खुद झुक गया। तुम यहाँ तक कैसे आ गए? मैंने पूछा। मेरे आदमी तुम दोनों का मुसलसल पीछा कर रहे थे, रॉबर्ट बोला। मेरा ख्याल है वो नवाज़रात इसी गोदाम में हैं। वो अहमक अभी तक नवाज़रात के चक्कर में पड़ा हुआ था। शायद इसी वजह से इसके आदमी ने हमें पहले नहीं छेड़ा था। इसने जोली की तरफ देखा। मादाम अफसोस कि अब तुम ज़िंदा नहीं रहोगी, लेकिन मरने से पहले क्या मेरे साथ कुछ यादगार लम्हात गुजारना पसंद नहीं करोगी? इसकी बजाय मैंने मौका मिलने पर तुम्हारा मुंह एक बार फिर तोड़ना पसंद करूँगी, जोली ने इत्मीनान से कहा। तो रॉबर्ट का चेहरा नफरत से मसख होने लगा था। इसने मेरी तरफ देखा। तुमने अब तक पिस्टल नहीं छोड़ा। मैंने पिस्टल एक तरफ बेपरवाही से फेंक दिया। अफसोस कि एक औरत ही तुम्हारा जबड़ा तोड़ चुकी है। गिरोह की सरबराही का ये आगाज़ तुम्हारे लिए नहायत मनहूस साबित हुआ है। बको मत, इसने गरा कर कहा। ऐसा ना हो मैं नवाज़रात मिलने से पहले तुम्हें मार दूँ। रॉबर्ट, तुम भी नहीं बच सकोगे।
जोली बोली, तुमने पुलिस वाले मारकर स्कॉटलैंड को अपनी राह पर लगा लिया है। जल्द या बदीर वो तुम तक पहुंच जाएंगे, तब तक मैं नवादरात और ये सारा बिजनेस बेचकर यहाँ से जा चुका हूँगा। वो बोला। आकिल बेचारा सख्त परेशान नज़र आ रहा था। वो मार धाड़ वाला आदमी नहीं था। अगर इसकी जगह इस वक्त रईस मेरे साथ होता तो ज़्यादा बेहतर था। मैंने रॉबर्ट से कहा, अब तुम क्या चाहते हो नवादरात? तुम तकलीफ़ उठाने से पहले बता दो इन्हें कहाँ रखा है। मैं हंसा। क्या तुम्हारे ख्याल में 10 लाख पाउंड मालियत के वो नवादरात इस गैर महफूज गोदाम में होंगे? मेरे ख्याल में तो ये जगह इनके लिए बहुत महफूज है। इसने चारों तरफ देखा। किसी के भी जहन में नहीं आएगा कि वो कीमती नवादरात यहाँ पर छुपाए गए हैं। ठीक है, मैंने शाने हिलाए। अगर तुम ऐसा समझते हो तो तलाश कर लो, तो फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा? यकलख्त इसका लहजा सफाक हो गया। क्यों ना मैं तुम्हें उड़ा दूँ? इसने रिवाल्वर मेरी तरफ किया तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। इसके अज़ाम सचमुच ख़तरनाक नज़र आ रहे थे। जोली अचानक बोल उठी, 1 मिनट रॉबर्ट, क्या हम डील नहीं कर सकते? क्या तुम डील की पोजीशन में हो? रॉबर्ट ने जवाब दिया। क्यों नहीं? जोली के लहजे में एतमाद था। तुम ताकत के बल पर ग्रुप पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये भूल गए कि ग्रुप के कुछ राज होते हैं जिनसे सिर्फ ग्रुप का बॉस ही वाकिफ होता है। हर ऐरा गैरा इनके बारे में नहीं जान सकता। तो रॉबर्ट प्यारे, तुम भी इनसे नावाकिफ़ हो और इनके बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ। कारोबार कैसे होता है, अदायगी किस तरह की जाती है, खुफिया बैंक अकाउंट्स के नंबर, इस तरह की बेशुमार बातें हैं जिनसे सिर्फ एक बॉस वाकिफ़ होता है। क्या तुम इनके बारे में जानते हो? इसके लहजे में इसके लिए चैलेंज था। नहीं, लेकिन मैं जान जाऊँगा, इसने हिचकी लेकर कहा। और फिर ग्रुप मेरा मकसद भी नहीं है। मुझे सिर्फ नवादरात से गर्ज है, वो मैं हासिल कर लूँगा। कैसे? मैं बोला कि जबकि वो यहाँ है ही नहीं। मैंने एक और जगह रखे हैं। रॉबर्ट ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। तुम ब्लफ कर रहे हो। चलो ऐसा करो, हमें गोली मार दो और इत्मीनान से गोदाम की तलाशी कर लो। अगर नवादरात मिल जाएँ तो ले जाना। रॉबर्ट तजब्जुब में पड़ गया। अकील ने घबरा कर कहा, ये क्या मशवरा दे रहे हो? इन्होंने गोली मार दी तो? अभी तो मैं वालिद साहब भी नहीं बना। फिक्र ना करो, ये इतने अहमक नहीं हैं कि नवादरात हासिल किए बिना हमें हलाक कर दें। जनाब, ये जराइम पेशा लोग हैं, आदमी को चूटी की तरह मार देते हैं। ओके। रॉबर्ट ने गहरी सांस ली। अब तुम बताओ कि नवादरात कहाँ हैं, यानी अब डील हो सकती है। मैं हंसा। रॉबर्ट, देखो तुम अपने काम से काम रखो, यानी नवादरात हासिल करो और हमें जाने दो। ठीक है, वो फ़ौरन मान गया। अगर मुझे नवादरात मिल गए तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। बॉस यहाँ कोई और भी है। अचानक रॉबर्ट का साथी बोला। वो चौकन्ना नज़रों से चारों तरफ देख रहा था। कौन है यहाँ? इसने हमें देखा। कोई भी नहीं है, बस यही लोग हैं जो तुम्हारे सामने हैं। मैंने जवाब दिया। माँ गोदाम की तारीख गोशों से रोशनी का सैलाब सा आ गया था। किसी ने चिल्लाकर कहा, प्लीज़ कोई हरकत ना करें, यहाँ पुलिस है। रॉबर्ट के किसी साथी ने मशीन गन का ब्रेस्ट मारा। हम सब बेइख्तियार ज़मीन पर गिर गए और आड़ में होने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ से भी गोलियां चलने लगीं। रॉबर्ट और इसके साथी भी आड़ में हो गए थे। जोली का पता नहीं था, लेकिन मैं और आकिल एक नाकारा रोड रोलर के फौलादी बेलन नुमा पहिए के नीचे पनाह लिए हुए थे। मैंने इससे कहा, यह पुलिस कहाँ से आ गई? खाकसारी लाया था। इसने सर नीचे करके कहा, आपकी बचत के लिए। इनमें स्कॉटलैंड का इंस्पेक्टर डेरी नरमैन भी है। मैंने इससे रब्ता करके बड़ी मुश्किल से इस काम पर आमादा किया है। मुझे कैफ़े के बाहर डेरी नरमैन का कार से उतरना याद आ गया। गोया वो वहाँ आकिल की बात की तस्दीक करने के लिए आया था। पर खुरदार, तुमने ऐसा काम किया है कि तुम लड़की होते तो तुम्हारा मुंह चूम लेता। इतना कसूर तो नहीं है मेरा। इसने कहा, वैसे भी इसके मुंह के जुमले हकूक महफूज हैं। पुलिस वाले ज़ाहिर है ज़्यादा थे और इनके पास असले की भी कमी नहीं थी। रॉबर्ट के साथ बस यही 2 साथी थे। अगर इसका कोई साथी बाहर था तो वो अब तक फ़रार हो चुका होगा। इंस्पेक्टर डेरी चीख कर अपने आदमियों को हदायत दे रहा था। फिर रॉबर्ट का एक साथी काम में आ गया। इसकी मशीन गन का क्लिप ख़त्म हो गया और दूसरा क्लिप लगाने की कोशिश में वो ज़रा सी ओर से बाहर आ गया था कि किसी माहिर निशानची ने इसकी खोपड़ी उड़ा दी थी। वो पट से ज़मीन पर गिरा और गिरते ही मर गया। एक साथी के मरते ही दूसरे का हौसला खुद ब खुद जवाब दे गया था और वो चीख कर हथियार डालने का ऐलान करने लगा। लेकिन जैसे वो अपनी पनाहगाह से निकला, एक गोली इसकी ज़िंदगी भी चाट गई। ये गोली किसी पुलिस राइफल से नहीं बल्कि रॉबर्ट के रिवाल्वर से निकली थी। इसने हथियार डालने के जुर्म में अपने ही साथी को मार दिया था। वो अब भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं और अक्ल जिस रोड रोलर के नीचे दबके थे, वो मैदान जंग के ज़रा बाएं तरफ काट कबाड़ के साथ खड़ा था, जहाँ हम गोलियों से महफूज थे, लेकिन हाथ पाँव हिलाने से कासिर थे। अचानक मुझे अपने अकब में आहट ही महसूस हुई। मैंने मुश्किल गर्दन घुमाई और ये देखकर मेरा खून खुश्क हो गया कि रॉबर्ट मेरे ऐन अकब में था। इसने अपना खून से तर दायां पहलू बाएं हाथ से दबा रखा था और चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। इसे गोली लग गई थी। दाएं हाथ में दबे रिवाल्वर का रुख ऐन मेरे सर की तरफ था और इसके इरादे इसके चेहरे से आया थे। बचने की कोई जगह नहीं थी। गुड बाय शाह आलम, इसने दांत भींच कर कहा और ट्रिगर दबा दिया। मैंने तेज़ी से सर पीछे किया था, लेकिन एक धमाका हुआ मेरे सर पर और फिर हर सू तारीकी छा गई। रात की सी तारीकी। शाह आलम बनने वाले नासिर अजीम की दास्तान जो एक यतीम खाने से शुरू हुई थी, लंदन के इसी सनती इलाके एक गोदाम में नकारा खड़े रोड रोलर तले ख़त्म हुई थी। मलकुल मौत की इसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म यहीं पर था। चंदा सफ़ेद लिबास में मेरा शौक बना रही थी। नीलम पर सख्ता तारी था। ऐनी धाड़े मारकर रो रही थी। रईस बिखरा हुआ था। मेरे प्यारे मेरी लाश पर बैन कर रहे थे और मैं खामोश इनको देख रहा था। मैं सिवाय देखने के और कर भी क्या सकता था।
मेरा वजूद रूह से खाली हो गया था। फिर मेरा जनाजा उठा, आसमान भी सोगवार था, काले स्याह बादल बरसने को तैयार थे। मेरे मुंह पर कफन लपेट दिया गया। जनाजा ले जाने वाले डोला कांधों पर सवार मुझे मेरी आखिरी मंजिल की तरफ ले जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हिलते हिलते कलमा शरीफ पढ़ते हुए मैं जैसे तारीकी में डूब रहा था। मेरा वजूद हिल रहा था, डोल रहा था और फिर मुझे होश आ गया। मैं एक सफ़ेद कमरे में था। यहाँ हर शय सफ़ेद थी, सफ़ेद दीवारें, सफ़ेद बिस्तर, सराहने रखा सफ़ेद ही रैक, सामने छोटी सी अलमारी, कमरे में सफ़ेद ही रोशनी भी फैली थी। मेरा वजूद सोच से खाली था। फिर रफ्ता रफ्ता सोच का दायरा पैदा होकर फैलने लगा। पहला ख्याल यही आया कि मैं मर चुका हूँ और मेरी रूह अपने किसी अच्छे अमल की वजह से इस सुकून मकाम पर है। वहाँ दरवाज़ा खुला और एक हूर जैसी सूरत अंदर आई। इसने भी सफ़ेद लिबास पहन रखा था। इसने करीब आकर अपना नरम गर्म हाथ मेरे माथे पर रखा और शीरी लहजे में बोली, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने हैरत से सोचा कि क्या हूरें भी अंग्रेज़ी बोलती हैं। इसकी सफ़ेद रंग की टोपी से सुनहरे बाल झांक रहे थे। दिलकश नकुश के साथ इसकी हल्की नीली आंखें देखने वाले पर सहर तारी कर देती थी। गुलाबी रंगत और नीचे शिफाफ लंबी सी गर्दन, जिसके नीचे चुस्त यूनिफॉर्म लिबास और इसका खूबसूरत जिस्म कैद था। मेरे गौर से देखने से वो शर्मा गई थी। क्या मैं ज़िंदा हूँ? मैंने इससे सवाल किया तो वो थोड़ी सी परेशान होगी। ऑफ कोर्स सर। इसने मेरी नब्ज़ देखी। अचानक मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं किसी हॉस्पिटल में था और सफ़ेद लिबास वाली ये हूर असल में नर्स थी। मगर मैं ज़िंदा कैसे रहा? रॉबर्ट ने 2 फुट के फासले से मुझ पर गोली चलाई थी। मेरे बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गोली मेरे सर पर लगी थी और धमाके के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा था। फिर मैं कैसे बच गया? मैंने अपना सर टटोला। वहाँ पर कोई निशान नहीं था सिवाय कनपट्टी के दाएं जानब एक घूमड़ के। मुझे गोली नहीं लगी थी। मैंने अहमकाना अंदाज में दरियाफ्त किया तो नर्स के हसीन चेहरे पर तशवीश के आसार नज़र आने लगे थे। इसने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ा और लपक कर चली गई। चंद मिनट बाद वो एक डॉक्टर के साथ वापस आई। इसने बज़ाहिर आम से लेकिन ऐसे सवाल किए जैसे इसे मेरी दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। मैंने इससे भी वही सवाल किया कि मेरे सर पर गोली नहीं लगी थी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। आप खुद भी देख सकते हैं, आपके सर पर एक मामूली सा ज़ख्म है, यानी गोली मेरा सर छूती हुई गुजर गई थी। इसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। आपके सर पर कोई भारी चीज़ लगी थी, आपको जल्द होश आ गया था, लेकिन एहतियातन हमने नींद का इंजेक्शन देकर आपको सुला दिया था। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकन उतर गई हो। अगर आप खुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं तो क्या मैं इंस्पेक्टर डेरी नरमैन को बुला लूँ? वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं चूका। इंस्पेक्टर डेरी नरमैन ही मुझे सही बात बता सकता था। जब रॉबर्ट मुझे अनजहानी करने में तकरीबन कामयाब हो चुका था तो मैं कैसे बचा? मैंने डॉक्टर को इजाज़त दे दी। चंद लम्हे बाद इंस्पेक्टर डेरी नरमैन मुस्कुराता हुआ अंदर आया। हेलो, अब कैसे हो तुम? नाइस इंस्पेक्टर, मैंने जवाब दिया। क्या मैं ज़ेरे हिरासत हूँ? वो भला क्यों? इसने हैरत से कहा। जोली के बयान और रॉबर्ट की वजह से तुम्हारी पोजीशन क्लियर हो गई है, यानी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, दोनों फ़रार हो गए हैं हमसे बच के। फ़रार हो गए? मैं तकरीबन चिल्ला उठा था। ये कैसे मुमकिन है? वहाँ तो हर तरफ तुम्हारे आदमी थे। इंस्पेक्टर नरमैन ने गहरी सांस ली। हाँ, वो फिर भी फ़रार हो गए थे। इसके लहजे से मेरा माथा ठनका। तुम्हारा मतलब है वो दोनों? इसने सर हिलाया। हाँ, रॉबर्ट को जोली ने गोली मार दी थी। एक लम्हे की ताख़ीर हो जाती तो रॉबर्ट तुम्हें मार चुका होता और फिर जोली ने सबके सामने तुम्हें अगवा करने और पुलिस ऑफिसर्स को मारने की जिम्मेदारी कबूल करके खुदकुशी कर ली। वो अपनी सारी उम्र जेल में नहीं गुजारना चाहती थी। मैं गुमसुम रह गया था। जोली ने दौलत के लिए एक उम्र में बड़े और मफलूस शख्स से शादी की और इस खुद कबूल की हुई कैद में अपनी जवानी के पेशकीमत साल जला डाले थे। फिर इसने जिम्मी से छुटकारा हासिल कर लिया और सब कुछ इसका हो गया था, तो इस पर भी आज़ादी नहीं मिल सकी थी। रॉबर्ट जैसे गद्दार इसके खिलाफ साजिशों में लग गए और इनकी वजह से बिलाखिर नामुराद नाकाम इस दुनिया से रुखसत हो गई। ना सनम मिला ना विसाल। जाते जाते वो मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान भी कर गई और अब अपनी इस हरकत की तलाफ़ी भी जो इसने अपने अंदर भड़कते जवानी के जज्बात से मजबूर होकर की थी। क्या तुम्हें इसकी मौत का दुख हो रहा है? मैंने सर हिलाया। ज़ाहिर है वो मरते मरते भी मेरे लिए बचाव का इंतज़ाम करेगी। वो मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराया। जोली ने मरने से पहले ये एतराफ़ भी किया था कि इसके क्लब में लड़ाई में मारे जाने वाले सारे अफराद इसने हलाक किए थे। गोया जोली ने यह इल्ज़ाम भी अपने सर ले लिया। हालांकि क्लब में लड़ाई और वहाँ से फ़रार होते हुए मारे जाने वाले सारे लोग मेरा निशाना बने थे। मैंने सर हिलाया। वो माहिर निशानाबाज थी और एक ऐसे गिरोह की सरबराह भी थी इसके लिए मारधाड़ कोई नई बात नहीं थी। खैर, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि ये गंद किसने पाक की है। जिसने भी ये काम किया है समझो इसने हमारा ही काम किया है। मेरा साथी कहाँ है? वो खैरियत से है ना? इसने सर हिलाया। वो अपनी बीवी के साथ इसी हॉस्पिटल में है। क्या? मैं चिल्लाया। यानी इसी हॉस्पिटल में है? क्यों? ये इसकी बीवी का नाम है ना, जाहिर है वो किस लिए हो सकती है। इंस्पेक्टर हंसा। वैसे तुम एक प्यारे से बच्चे के अंकल बन गए हो। इंस्पेक्टर के जाते ही इसका एक नायब नाजिल हो गया था। इसने तफसील से मेरा बयान लिया। मैंने एहतियात से बयान दिया। मेरे इस बयान की तरवीद करने वाला कोई शख्स बाकी नहीं रहा था, लिहाजा मैंने अपना दामन बचाते हुए ऐसा बयान दिया कि मैं पुलिस की गिरफ्त में ना आऊँ। मैं पहले ही जॉर्ज वाले केस में मुलव्विस था और इससे पहले एडगर कत्ल का केस मेरे गले पड़ा हुआ था। पुलिस के पास पहले ही काफ़ी से ज़्यादा वजूहात थी कि वो बाज़िद इसरार मुझे सरकारी मेहमान बना ले।
नायब ने काफ़ी सवाल किए और मुझे राह से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने बयान पर डटा रहा था। बादल नाख्वास्ता इसने बयान मुकम्मल करके इस पर मेरे दस्तखत लिए और कहा कि वो इसके टाइपशुदा कापी लेकर आएगा। मैंने पूछा, क्या मुझे नकलो हरकत की आज़ादी है? मेरा मतलब है कि मैं पुलिस की तहवील में तो नहीं हूँ। नहीं, इसने खुश्क लहजे में कहा। खुशकिस्मती से अब तुम आज़ाद हो और कोशिश करना तुम्हारी ये आज़ादी बरकरार रहे। इसने रुखसत होते हुए ख़बरदार किया। इसके जाते मैं बिस्तर से उठा। मेरे जिस्म पर हॉस्पिटल वाला लिबास था, लेकिन मेरे कपड़े और दूसरी चीज़ें सलीके से तय की हुई अलमारी में रखी हुई थी। मैंने कपड़े बदले, जूते पहने और बाहर निकल आया। एक नर्स ने जच्चा वार्ड तक मेरी रहनुमाई की। बाकी रहनुमाई नीलम की आवाज़ ने की। वो तत्ला ततला कर बात कर रही थी। कितना पाला मैंने कमरे में झांका जहाँ सभी जमा थे सिवाय चंदा के। वो न जाने कहाँ थी। असूलन तो इसे मेरे पास ही होना चाहिए था। हेलो, मैंने अंदर कदम रंजा फरमाते हुए कहा। वो सब उछल गए। सबसे आगे आकिल था। ससुर मोहतरम, आपका नवासा दुनिया में आ गया है। मैंने इसे घूरा। बरखुरदार, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई और ऐनी मेरी बहन है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा इसे मेरी भांजी करार दे सकते हो। ऐनी के चेहरे पर वो रंग बिखरे थे जो माँ बनकर ही एक औरत के चेहरे पर आते हैं। मैंने जाकर इसके सर पर प्यार किया। इस नालायक शोहर के बाद इतना प्यारा सा बच्चा, मुबारक हो। शुक्रिया भाई। वो शर्माई। मैंने इसके पहलू में लेटे इस गुल थने को देखा। नकोश के लिहाज से ये माँ पर गया था। मैंने ऐलान किया और जहानत यकीनन मामू की आई थी। तो मेरा क्या शेयर हुआ इसमें? आके लमू बनाया। फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ ख़राब आते भी आएंगे इसमें। मैंने तसल्ली दी तो सब ने कहका लगाया। रईस और नीलम एक तरफ खड़े आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया तो इसने आंखें खोलकर देखा और मुस्कुराने लगा। ऐनी ने कहा, भैया इसका नाम आप रखिए। मैं चौंका। नहीं भाई, ये तुम दोनों की कोशिश है। इसका नाम भी तुम तजवीज़ करो। जी नहीं, बहुत पहले फ़ैसला हो गया था। नीलम बोली, इसका नाम भी तुमने रखना है और इसके कान में अजान भी तुमने ही देनी है। एक मुसर्रत और ख़ुशी के आलम में मैंने नौमौलूद के कान में अजान दी। ये बच्चा हमारे ख़ानदान में एक नया इजाफ़ा था। इस ख़ानदान में जिसमें लोगों का आपस में खून का रिश्ता नहीं था। मैंने बच्चे का नाम ज़ीशान तजवीज़ किया। अल्लाह ने चाहा तो ये बड़ी शान वाला निकलेगा। हालांकि बाप के नाम से इसका असर ज़ाहिर नहीं होता। मैंने कहा, खुदा के लिए। आकिल आजी से बोला, आप मेरी टांग खींचना बंद कर दें। अब मैं अब्बा जान बन गया हूँ। ओके, अगर तुम मुझे कायम मकाम ससुर के ओहदे से रिटायर कर दो तो मैं वादा करता हूँ तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मंजूर है? इसने जल्दी से कहा। ये चंदा कहाँ है? मैंने चारों तरफ देखा। सो रही है। नीलम बोली, पगली जब से हॉस्पिटल में जाग रही थी। 4 घंटे पहले मैं इसे ज़बरदस्ती घर ले गई थी। ओके, अब मैं घर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है जनाब? आकिल बोला, यहाँ काजी आसानी से नहीं मिलता। काजी कम है और निकाह के ख्वाहिशमंद बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे ये है कि अभी आपके सर का स्कैन होगा। आपने सर खासी ज़ोर से रोलर के पहिए पर मारा था। बिल्कुल ऐसी आवाज़ आई थी जैसे टीन का खाली डब्बा बजाने से आती है। कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने उठते हुए कहा। और इससे पहले वो मुझे रोकते मैं वहाँ से निकल चुका था। नीलम के आलीशान मकान में सुकून आमेज़ सन्नाटा तारी था। मैंने कॉल बेल बजाई तो एक हिटलर टाइप शख्स ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते कहा, नासिर अजीम साहब तशरीफ़ लाइए। तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैंने हैरत से कहा, मैं इस घर का बटलर हूँ, रिचर्ड बेल। नीलम मादाम ने मुझे आपके बारे में बताया। मेरा मतलब है चांदनी बेगम कहाँ हैं? मैंने अंदर आकर पूछा। वो ऊपर बेडरूम में आराम कर रही हैं, इसने अदब से बताया। मैं ऊपर पहुँचा, धड़कते दिल के साथ बेडरूम में दाखिल हुआ। सामने चंदा बशर पर सीने तक कंबल ओढ़ कर सो रही थी। मैं आहिस्ता से इसके पास गया। बिस्तर के किनारे बैठकर मैंने नरमी से इसके चेहरे पर बिखरे बाल हटाए। इसकी हल्की सी सूजी आंखें बता रही थी कि वो रोती रही थी मेरे लिए। मैंने झुककर इन आँखों को होंठों से छुआ, फिर रुखसारों को चूमा और वो जाग गई। मुझे इतने नज़दीक पाकर इसने आंखें बंद कर लीं। चंदा आंखें खोलो, मैंने इंतजा की। नहीं, तुम फिर गायब हो जाओगे। मैं ख्वाब देखते देखते थक गई हूँ। ये ख्वाब नहीं है मेरी जान, मैं इसे यकीन दिला रहा था। अचानक इसने आंखें खोल दी और मुझसे लिपट कर रोने लगी। नासिर, तुम क्यों बार बार मुझे छोड़कर चले जाते हो? अब मत जाना वरना मैं मर जाऊँगी। खुदा ना करे, मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा, हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। मगर नासिर, अभी जॉर्ज का केस बाकी है। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मुझे बेगुनाह सज़ा नहीं होगी। इसने मेरे सीने पर सर छुपा लिया। मुझे डर लग रहा है, कुछ नहीं होगा। मैंने इसे यकीन दिलाया। देखो, पुलिस ने मुझे दोबारा गिरफ्तार नहीं किया, इसका मतलब है इन्हें मेरी बेगुनाही का यकीन आ रहा है। खुदा करे ऐसा ही हो। इसने मुझसे अलग होते हुए कहा। अपने बिखरे बाल समेटकर इसने ढीला सा जोड़ा बांधा। सोई सोई आंखों में खुमार था और लब खिले खिले थे। मेरी महवियत देखकर वो शर्मा गई। मैंने इसे दोबारा समेटना चाहा, लेकिन वो मेरा इरादा भांग कर तेज़ी से दूर हो गई थी। जी नहीं, इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं होती। जल्दी कहाँ, मैंने सर्द आ भरी। यहाँ तो ताख़ीर पर ताख़ीर होती जा रही है। कोई ऐसी ताख़ीर भी नहीं हुई। वो झींप गई। हुई है ना? देखो, हमारे साथ के सभी लोग अब शादीशुदा और बाल बच्चों वाले हो गए हैं और एक हम हैं, अब तक ऐसे ही घूम रहे हैं। जी नहीं, हालात ही इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो अब हालात ने इजाज़त दे दी है। मैं आज ही काजी पकड़ लाता हूँ। मैंने कहा, क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता, इसने कहा और उतर कर बाथरूम में घुस गई। जल्दी से बाहर आओ, मुझे भूख लगी। मैंने चिल्ला कर कहा।
जब वो नहा कर आई तो मैं इसे देखता रह गया। शिफाफ सुनहरी जिल्द पर मोती की तरह कतरे ढलक रहे थे, रुखसार पर गीले बाल चिपके हुए थे। ऐसे क्या देख रहे हो? इसने आईने के सामने बाल संवारते हुए कहा। काश कि मैं बता सकता, लेकिन अभी मुझे लाइसेंस नहीं मिला, मैंने सर्द आब भरकर कहा। वो मेरी बात समझ कर सुर्ख हो गई थी। बस हर वक्त ऐसी ही बातें, क्या अब बातें भी नहीं करूं? मैंने इसकी बात काटी। क्या कुछ खाने को मिलेगा? किचन में देखते हैं, इसने कहा। रिचर्ड बेल ने अपनी खिदमत पेश करना चाही, लेकिन मैंने शाहाना अंदाज में कहा, हम इस वक्त मादाम के हाथों से कुछ खाना चाहते हैं, चाहे वो खाने के काबिल हो या ना हो। अब मैं इतना भी बुरा नहीं बनाती, चंदा खफकी से बोली। जब चंदा पराठे डाल रही थी तो रईस और नीलम आ गए। रईस ने शोर मचाया, देखा कैसे चोरी चोरी ऐश हो रहे हैं। अबे तू क्यों जलता है? अगर नीलम को सीधी रोटी भी बनाना नहीं आती? जी नहीं, मुझे सब आता है, नीलम चंदा के साथ शामिल होते हुए कहा। तुझे एक बावला सा गोरा पुलिस वाला तलाश कर रहा था, रईस ने मुझे बताया। वो किसी बयान पर तेरे साइन लेने के लिए बेचैन था। हाँ, वो इंस्पेक्टर डेरी नरमैन का नायब था, इसे यहाँ का पता नहीं देना था। नहीं यार, वो खुद तलाश कर लेगा। रईस ने पहले पराठे पर हमला किया और गर्म होने के बावजूद बेसब्री से खाने लगा। नीलम से डांटती रह गई। चंदा इसकी बेसब्री पर हंस रही थी। कितने कीमती थे ये लम्हात, हर परेशानी हर फिक्र से आज़ाद। कितने बरसों बाद मुझे ये लम्हात मिले थे। इन लम्हों में मुझे ये फ़िक्र भी नहीं थी कि अभी मुझे एक और मसले का सामना है। अंग्रेज़ पुलिस का बनाया केस आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमने हंसते मुस्कुराते खाना खाया। खाने के बाद नीलम ने सबके लिए काफ़ी बनाई। इसने रिचर्ड बेल के बारे में बताया कि इसे एक मकामी एम्प्लॉय एजेंसी ने इसके पास भेजा था। इससे पहले वो जिस लॉर्ड के पास काम करता था, इसे जुएबाजी की लत ने तबाह कर दिया था। रिचर्ड बेल ख़ानदानी किस्म का बटलर था और इसके ख़ानदान के लोग सिर्फ आला दर्जे के अफराद के लिए अपनी खिदमत पेश करते थे। हम निचले लिविंग रूम में आ गए। बटलर ने पहले ही आतिशदान जला दिया था। अगरचे बिजली के हीटर थे, लेकिन जलती लकड़ी के इस आतिशदान का मज़ा ही अलग था। इसके सामने बैठकर हरारत का लुत्फ़ आता था। रात हो चुकी थी और लंदन के आसमान पर जमे हुए बादल बता रहे थे कि रात बर्फ़बारी का इम्कान था। माँ काल बेल बजी और थोड़ी देर बाद रिचर्ड बेल ने सुनहरी तिश्तरी पर इंस्पेक्टर डेरीमैन की आमद की इतला दी। मैंने इन लोगों को वहीं रुकने को कहा और ख़ुद इस नशिस्तगाह में मिला। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, इसने बिला तमहीद कहा। क्या मुझे गिरफ़्तार किया जा रहा है? तमानियत का एहसास यकलख्त गायब हो गया। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसने रखाई से कहा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 मिनट में अपने साथियों को बता दूं। मैंने कहा, लेकिन जल्दी। इसने घड़ी देखी, वक्त कम है। मैंने सर हिलाया। वापस आकर इस बारे में बताया। नीलम और चंदा के चेहरे उतर गए थे, बल्कि चंदा की आंखों में हल्की सी नमी झलकने लगी थी। इसने मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो, देखा मैंने कहा था ना। मैंने तसल्ली देकर वापस आया। रईस मेरे साथ आया। वो मेरे साथ जाना चाहता था, लेकिन मैंने इसे रोक दिया। नहीं यार, तेरे यहाँ ज़रूरत है तो नीलम और चंदा को देख, वो औरतें हैं, जल्द घबरा जाती हैं। इंस्पेक्टर मुझे ले जाकर फांसी नहीं लगा देगा, और ना ही इसने अभी कोई इल्ज़ाम लगाया है। यहाँ इल्ज़ाम लगाए बगैर किसी को गिरफ्तार करने का रवाज नहीं है। मुझे ये कोई और ही चक्कर लग रहा है। इंस्पेक्टर नरीमैन बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। मैंने इसे चलने का इशारा किया। बाहर इसकी स्क्वाड कार खड़ी थी, जिसे एक पुलिस वाला ही चला रहा था। हमारे बैठते ही कार रवाना हो गई। मैंने कुछ देर बाद पूछा, इंस्पेक्टर क्या मैं इस अचानक आने और मुझे ले जाने की वजह पूछ सकता हूँ? इसने सर हिलाया और जेबें टटोलने लगा। इसने सिगार निकाल कर सुलगाया। कार की महदूद फ़िज़ा में हवाना ब्रांड की खुशबू फैल गई थी। इसने चंद गहरे कश लिए और बोला, आज दोपहर में विलियम की लाश जिम्मी के क्लब के पास एक गटर लाइन से बरामद हुई है। मैं विलियम के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने जल्दी से कहा, वैसे मुझे इस खबीस आदमी से इस इंजाम से खुशी हुई है। मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहा। इसने सर हिलाया। सिर्फ इत्तला दे रहा था। तुम्हारे खिलाफ अहम तरीन केस का मद्दी अब दुनिया में नहीं रहा। फिर मुझे इस तरह लाने की वजह? इसने मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। ख़ास बात यह है कि विलियम के सर से बरामद होने वाली गोली इस रिवाल्वर से चलाई गई थी जो रॉबर्ट के पास था और जिसे इसने अपने एक साथी को कत्ल किया गया था। मैंने सुकून का सांस लिया। इसका मतलब है कि विलियम को भी रॉबर्ट ने कत्ल किया है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। वो सरसरी अंदाज में बोला, हमें पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से कुछ मालूमात मिली हैं। तुम्हारे नासिर अजीम के पासपोर्ट और इसके पस मंज़र की तस्दीक की गई है। तो अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैं नासिर अजीम हूँ, शाह आलम नहीं। इसने सुगार दोबारा से लगाया। बात मेरे यकीन करने की नहीं है। ये मामला अदालत में जाएगा और वही तुम्हारे शाह आलम होने या ना होने का फ़ैसला करेगी। मैंने सर हिलाया। अब ये सस्पेंस भी ख़त्म करो। आखिर इतनी सर्दी में मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सब्र करो, मैं सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। कुछ देर में स्क्वाड का कार एक हॉस्पिटल के सामने रुकी। बाहर बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी। हम बाहर निकले। इंस्पेक्टर डेरी नवर मुझे साथ लिए शुबह हादसात में आया। एक कमरे के शीशे में इसने अंदर की तरफ इशारा किया। सैफ़ाम जाज बिस्तर पर लेटा था। इसकी नाक से ऑक्सीजन की नलकी लगी हुई थी। वो आहिस्ती से सांस ले रहा था। इसकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी, मगर वो होश में ही था। मैंने सवालिया नज़रों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इसने आहिस्ता से कहा, इससे के बचने के इम्कान कम है। डॉक्टरों ने मायूसी जाहिर की है। ये मरने से पहले तुमसे मिलना चाहता है। इसे कैसे पता चला कि ये मरने वाला है? मैंने जॉर्ज की तरफ देखा।
इसने शाने हिलाए। बस हर इंसान के अंदर एक हिस्स होती है जो इसे बताती है कि वह ज़िंदा रहेगा या मर जाएगा। क्या तुम नहीं चलोगे अंदर? मैंने पूछा। नहीं। इसने अकेले में बात करने की ख्वाहिश जाहिर की है। मैं अंदर आया। अक्कम में शीशे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आहट सुनकर जॉर्ज ने मेरी तरफ देखा। थोड़ी देर वो खाली आंखों से मुझे देखता रहा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, शाह आलम। मैं इसके पास चला आया। अगरचे इंस्पेक्टर डेरी नरवैन ने यही कहा था कि जॉर्ज मुझसे अकेले में मिलना चाहता है, लेकिन मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मुमकिन है इसने कमरे में कोई आला लगा रखा हो जो यहाँ होने वाली गुफ्तगू कहीं नशर कर रहा हो। जॉर्ज, इस बहस को छोड़ो कि मैं शाह आलम हूँ या नहीं। ये बताओ मुझे क्यों बुलाया है? इसकी आंखों में पहली बार चमक आई। तुम शाह आलम हो या जो कोई भी हो, साफ गो आदमी हो, मैं अभी दो टोक बात करना चाहता हूँ। ये बताओ, तुम्हें इस केस से जान छुड़ाने से दिलचस्पी है? मैंने सर हिलाया। क्यों नहीं? अगर ये केस में कोई जान नहीं है, लेकिन इसने मुझे परेशान ज़रूर कर दिया है। इसकी वजह से मैं बरतानिया में रुकने पर मजबूर हूँ, जबकि मैं यहाँ का शहरी नहीं हूँ। मेरा एक बयान तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकता है। इसने सरगोशी में कहा, बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? करीब आओ। इसने आवाज़ को और कम कर दिया। मैं इसके पास चला आया, लेकिन पूरी तरह मोहतात था। इसका कोई भरोसा नहीं था वो मरते मरते मेरे खिलाफ कोई हरबा इस्तेमाल करना चाहता हो। मगर इसने कहा, शाह आलम, मेरी एक बीवी और 2 बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें। 1 लाख पाउंड अच्छी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होंगे। मैं समझ गया। मैंने गहरी सांस ली। तुम चाहते हो कि मैं 1 लाख पाउंड तुम्हारे बीवी बच्चों को दे दूं और इसके बदले तुम विलियम के इत्तफाकी कत्ल का एतराफ़ कर लोगे? इसने आहिस्ता से सर हिलाया। तुम दुरुस्त समझे। मैंने कहा, जॉर्ज, तुम ये तवक्का कैसे कर रहे हो कि मैं तुमसे किया वादा पूरा करूँगा? तुम कर लोगे। इसने अपनी सांस पर काबू पाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, अपना वादा पूरा करोगे। ऐसी कौन सी ज़मानत है तुम्हारे पास? इसने बमुश्किल सर घुमाया और एक कोने में रखे डब्बे की तरफ इशारा किया। ये उठाओ। इसमें क्या है? मैंने डिब्बे को गौर से देखा। ये किताब रखने वाले बुक्स की तरह था। वो मुस्कुराया। डरो मत, इसमें तुम्हारी मुकद्दस किताब है, कुरान पाक। मैं इसे बेयकीनी से देखा। इसने सर हिलाया। हाँ, मैंने खासी मुश्किल से इसे हासिल किया है। तुम इस पर हाथ रखकर मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी बीवी बच्चों को 1 लाख पाउंड अदा करोगे। मैंने सर आ भरी। तुमने ठीक किया। मैं बहुत गुनाहगार मुसलमान हूँ, लेकिन इस किताब को गवाह बनाकर क्या मैं वादा तोड़ सकता हूँ? मैंने किताब हाथ में उठा ली। इसने आंखों से लगाया और बोला, जॉर्ज, अगर तुम्हारे बयान से मुझे रिहाई मिल गई तो मैं कुरान करीम की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे बीवी और बच्चों को 1 लाख पाउंड अदा करूँगा। इसके चेहरे पर तमानियत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। अब मुझे यकीन है तुम ये काम ज़रूर करोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी को माफ़ भी कर दोगे। इंसान बीवी बच्चों के मामले में बहुत खुदगर्ज हो जाता है। जॉर्ज, मैं खुशी से ये रकम तुम्हारे बीवी बच्चों को दूंगा। मैंने इसके पास झुकते हुए कहा, तुम मुझे एक बड़ी मुश्किल से निकालोगे और मुमकिन है इस रकम के सहारे तुम्हारे बच्चे अच्छी परवरिश पाकर मुआशरे के अच्छे रुकन बन सकें। मैं अभी यही चाहता हूँ। मैंने जॉर्ज नहीं बनाना चाहता। इसने कहा। फिर धड़कती सांसों के साथ बोला, प्लीज़ इंस्पेक्टर को बुलाओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा। मैं बयान देकर मरना चाहता हूँ। शुक्रिया जॉर्ज। और हाँ, क्या मैं ये कुरान पाक ले जा सकता हूँ? क्यों नहीं? ये किताब तुमको याद दिलाती रहेगी कि तुमने मुझसे वादा किया था। वो इसके बगैर भी मेरे जहन में रहेगा। मैंने इसे तसल्ली दी। गुड बाय जॉर्ज। गुड बाय दोस्त। इसके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई थी। बाहर निकलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जेल की काल कोठरी से बाहर आ गया हूँ। मैंने इंस्पेक्टर डेरी नरवैन को जॉर्ज का पैगाम दिया। वो फ़ौरन अंदर चला गया। कुछ देर बाद हॉस्पिटल का एक फ़र्द एक रिकॉर्ड लिए जॉर्ज के कमरे में आ गया। रिकॉर्ड इसके सरहाने रखकर इसका बयान लिया जाने लगा। मैं बाहर ही खड़ा था। जॉर्ज वक्फे से मुझे देखता था और मैं इसे मुस्कुरा कर तसल्ली देता। कुरान पाक मेरे सीने से लगा था। कोई 1 घंटे तक जॉर्ज का बयान जारी रहा। जैसे बयान ख़त्म हुआ, इंस्पेक्टर डेरी नरवैन बड़ी तेज़ी से हरकत में आया। इसने अपने मातहतों को बुलाया। हॉस्पिटल के एक कंप्यूटर टाइपिस्ट ने इसे बयान को लिखा। इसकी कापी निकाली। इसी दौरान मैंने जॉर्ज का वकील भी आ गया। इसे और हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को गवाह बनाकर जॉर्ज ने इस बयान पर दस्तखत किए। जब सुबह के 4 बज रहे थे तो कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। इस दौरान मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहा कि इसने बज़ाहिर कितने संगीन नज़र आने वाले मसले से मुझे कितनी आसानी से निकाल लिया था। नासिर अजीम, इंस्पेक्टर डेरी नरवैन ने मेरे पास आकर कहा, अब अगर तुम शाह आलम भी हो तो मुझे तुमको मुबारकबाद देनी चाहिए। जॉर्ज ने अपने भाई एडगर के इत्तफाकिया कत्ल का इकरार कर लिया है। मैंने सर हिलाया। इसने मुझसे भी यही कहा था। ये क्या है? इसने मेरे सीने से लगे बॉक्स को देखा। ये कुरान करीम है, मुसलमानों की मुकद्दस किताब, बल्कि सारी इंसानियत के लिए मुकद्दस किताब है। तुम्हारी जॉर्ज से क्या डील हुई? इत्मीनान रखो। जॉर्ज ने झूठ नहीं बोला और इसने मुझसे जो कहा है वो मैं अपने तक ही रखूँगा, क्योंकि मैंने इस मुकद्दस किताब पर इससे अहद किया है। वो मुस्कुराया। ओके, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। चलो, शाह आलम पर से एडगर के कत्ल का इल्ज़ाम तो हट गया। बाकी रहा मेरे शाह आलम होने का ताल्लुक, तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस मुझे नासिर अजीम तस्लीम कर लेगी और जॉर्ज के केस का फैसला भी मेरे हक़ में होगा। इम्कान इसी का है, इंस्पेक्टर डेरी नरवैन ने जवाब दिया, लेकिन अभी तुम्हें कुछ अरसे बरतानिया में रुकना पड़ेगा जब तक इस तस्रीफ़े का फ़ैसला ना हो जाए। मेरा इरादा भी कुछ अरसे बरतानिया में रुकने का है, तभी मैं पाकिस्तान जा सकूँगा। विश यू गुड लक। इसने कहा, आओ मैं तुमको वापस छोड़ दूँ। तो मुझे इस हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दो जहाँ मैं दाखिल हुआ था। वहाँ मेरी बहन है। इसके हाँ बेटा हुआ है। चलो, पास ही है। इसने कहा। इंस्पेक्टर डेरी नरवैन ने मुझे हॉस्पिटल के सामने उतार दिया। अंदर एक नर्स ने मेरी इस कमरे तक रहनुमाई की। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका।
एनी बिस्तर पर नीम दराज आकिल के शाने पर सर टिकाए सो रही थी। आकिल भी शायद सो रहा था और एनी के पहलू में इनका बेटा जागते हुए हाथ पैर मार रहा था। किस कदर खूबसूरत मंजर था, एक ख़ानदान का आगाज़ था। मुझे लगा मैं अंदर जाकर इनकी प्राइवेसी में दखल दूंगा, इसलिए मैं खामोशी से वापस पलट गया। जिस नर्स ने मेरी रहनुमाई की थी वो रास्ते में मिली। इसने हैरत से कहा, तुमको तुम्हारी बहन नहीं मिली? मिली है लेकिन सो रही है। मैंने इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। हॉस्पिटल के बाहर से एक टैक्सी लेकर मैं वापस नीलम के घर तक पहुंचा तो सुबह की सफ़ेदी हल्की सी नमूदार हो रही थी। रात की हल्की सी बर्फबारी हुई थी और सड़क और इसके इर्द गिर्द इक्का दुक्का मंजर नीम सफ़ेद हो रहा था। मैंने कॉल बेल बजाई तो रईस ने छिपट कर दरवाज़ा खोला। रिचर्ड बेल सोने के लिए जा चुका था, वो तो इन्होंने नशिस्तगाह में ही मौजूद थे। रईस मुझसे लिपट गया, तो ठीक है ना? हाँ यार, मैंने हंसते हुए कहा। तो तू ऐसे फ़िक्रमंद है जैसे मुझे अपनी पाकिस्तानी पुलिस उठा कर ले गई थी। यार पुलिस कहीं की भी हो, पुलिस होती है। क्या हुआ था? बहुत बुरा। मैंने सर्द आप भर कर कहा। पुलिस को यकीन होता जा रहा था कि मैं शाह आलम हूँ और विलियम के जहन्नम रसीद होने का इल्ज़ाम भी मुझ पर आ रहा था। इनके चेहरों के रंग उड़ गए थे। फिर रईस ने सबसे पहले समझा। इसने कहका लगाकर मुझे मुक्का रसीद किया। साले हमसे चलाकी, कसम अल्लाह की अपन तेरी नस नस से वाकिफ़ हैं। चंदा और नीलम ने रईस को ऐसे देखा जैसे इसका दिमाग चल गया हो। इसमें इतना दांत निकालने की क्या बात है? चंदा ने नाराज़गी से कहा, तुम जानती नहीं हो ये बड़ा हरामी शख्स है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। इससे पूछो, अगर पुलिस को इस पर इतना ही शक है तो इसे आने क्यों दिया? सरकारी मेहमान बनाकर क्यों नहीं रख लिया? इसने मुझे मुक्का मारा। नीलम, मैंने फरियाद की, तुम्हारा होने वाला सरताज आमादा तशद्दुद पे है, इसे रोको। चंदा को गुस्सा आ गया तो मुझे बिल्कुल ही भी गुस्सा नहीं आएगा रईस भाई। चंदा ने मेरी बात काट कर कहा। चंदा तुम भी? मैंने सोफे पर गिरते हुए कहा। बच कर आ गया हूँ। चाय पानी पूछने की बजाय मारपीट से खातिर तवाज़ा की जा रही है। इससे तो बेहतर था मैं इंस्पेक्टर डेरी के साथ चला जाता। नासिर प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुरान शरीफ। मैंने कहा, इस घर में बस इसकी कमी रह गई थी। नीलम ने मुझसे कुरान शरीफ लेकर शीशे की अलमारी के अंदर रख दिया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? जॉर्ज ने दिया है। जॉर्ज ने? रईस भौंचा के रह गया। वो जिसे तूने गोली मारी थी? हाँ इसी ने दिया है, बल्कि मैंने इसे ले लिया है। नासिर ये क्या चक्कर है? नीलम जल्दी से मेरे पास आ बैठी। बाद में बताऊँगा, अभी तो शिद्दत से नींद आ रही है। मैंने जमाई ली? बिल्कुल नहीं, तुम सारी बात बताए बगैर यहाँ से हिल नहीं सकते। नीलम ने वार्निंग दी। ओके, अगर काफ़ी मिल जाए तो मैंने दास्तान सुना सकता हूँ, वरना क्या फ़ायदा बताते बताते सो जाऊँ या गलत सलत बता दूँ। मैं अभी बनाकर लाती हूँ। चंदा उठते हुए बोली। काफ़ी पीते हुए मैंने इन्हें जॉर्ज से मुलाकात और इससे तय होने वाले मुआहदे की तफसील बताई। रईस उछल पड़ा। तुमने इसे 1 लाख पाउंड देने का वादा किया है? हाँ, और मेरे ख्याल में तो मैं सस्ता ही छूट रहा हूँ, वरना ये केस मेरे गले का फंदा भी बन सकता था। जॉर्ज के बयान से कैसे तुम छूट जाओगे? नीलम ने एतराज़ किया। इस केस में हुकूमत मुद्दई है। हाँ, लेकिन असल ख़तरा मुझे एडगर केस से ही था। बाकी अगर मैं शाह आलम साबित हो भी जाता तो मुल्क बरतानिया ज़्यादा से ज़्यादा मुझे डिपोर्ट कर देगी, यही तो ख़तरा है। नीलम ज़ोर देकर बोली। पाकिस्तान में शाह आलम के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात हैं। एक बार तुम वहाँ गिरफ़्तार हो गए तो तुम्हारे सियासी दुश्मन तुम्हारे खिलाफ कुछ करने के लिए आज़ाद हों। ये बात मेरे जहन में भी है, मैंने कहा, लेकिन मुझे शाह आलम साबित करना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर विलियम के मरने के बाद। इस केस में कोई जान नहीं रहेगी। वही मेरे शाह आलम होने पर इसरार कर रहा था। बाकी बरतानवी पुलिस बेशक जिस तरह भी चाहे मेरे बारे में तहकीक करे, मेरी नासिर अजीम की हैसियत मुस्लिम है। बहरहाल ख़तरा है, रईस ने कहा, और एक केस से जान छूट जाए तो ये भी बड़ी बात है। गिरफ्तारी का इम्कान नहीं है। बाकी गलत पासपोर्ट पर आना कोई इतना संगीन जुर्म नहीं है। हम खासी देर तक इस पर तबादला ख्याल करते रहे। फिर चंदा और नीलम ने नाश्ता बनाया। मैंने नाश्ता किया और सोने के लिए अपने बेडरूम में चला गया। ये निचली मंजिल का मास्टर बेड था। मेरे बराबर में रईस था। नीलम और चंदा ऊपर एक ही कमरे में थे। मैं पढ़कर सोया तो फिर सहर तक सोता ही रहा। चंदा ने आकर मुझे जगाया। इसने शीशों से पर्दे हटाए तो खिलाफ तवक्का धूप न अंदर आई। लंदन में सर्दियों में जॉर्ज ने रईस पहुंचा के रह गया। जिसे तूने गोली मार दी थी? हाँ इसने दिया है, बल्कि मैंने इसे लिया है। नासिर ये क्या चक्कर है? नीलम जल्दी से मेरे पास आ बैठी। बाद में बताऊंगा, अभी तो शिद्दत से नींद आ रही है। मैंने जमाई ली। ऐसे मौके लंदन में कम ही मिलते हैं जब लोगों को सूरज का मुंह देखना नसीब हो। मैंने आंख खोल कर देखा। धूप में नहाई चंदा निखरी निखरी सी लग रही थी। शायद इसने अभी अभी गुस्ल किया था। उठ जाओ, खाना तैयार है। फिर एनी के पास भी जाना है। इसके पास कुछ ख़ास मेहमान भी हमारे मुंतज़िर हैं। अच्छा कौन? मैं उठ बैठा। देख लेना, मैंने यहाँ बाथ टब में गर्म पानी भर दिया है और सूट भी रख दिया है। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। तुमको जाने की इतनी जल्दी क्या है? मैंने इसे बाहों में लेना चाहा, लेकिन वो शाह के गुल की तरह लचक कर मुझे धोखा दे गई और दरवाजे के पास जाकर इसने अपने अंदाज में मेरा मुँह छिड़ाया और झपाक के बाहर निकल गई। मैं मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। गर्म पानी से गुस्ल ने मुझे बिल्कुल ताज़ा दम कर दिया था। मैं तैयार होकर आया तो मेज़ पर खाना तैयार था। हॉस्पिटल तक इन्होंने खासा सस्पेंस फैलाया था और मैं सोचने में मसरूफ़ था कि एनी और आकिल के अलावा और कौन वहाँ मेरा मुंतज़िर हो सकता है।
ज़ीशान को मैं देख ही चुका था और जब मैं एनी के कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ कमाल और कमर को देखकर एक लम्हे को खुशी से साकित रह गया। कमर लपक कर मेरे गले लग गई और हंसपे आदत आंसू बहाने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। इससे मिलकर रिवायती अंदाज में कमाल से मिला मोहब्बत भरी गालियों का तबादला हुआ। मैंने इससे पूछा, उल्लू के पट्टे, तूने हॉस्पिटल की जान छोड़ दी या मरीज़ों से तुझे बाहर निकाल दिया? अबे बड़ी मुश्किलात से वक्त निकाल कर आया हूँ यार, सिर्फ तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ, अब तेरे करतूत स्कॉटलैंड यार्ड तक पहुँच गए हैं। मुझसे भी इंक्वायरी की गई तो मुझे बताना पड़ा कि हाँ, नासिर अजीम मेरा दोस्त है, बहुत पुरानी दोस्ती है, तो इसलिए आया है। नहीं यार, तेरे लिए कौन जहमत करता है। हॉस्पिटल का कुछ काम था और मैं खासे अरसे से कमर को कहीं लेकर भी नहीं गया था। मैंने सोचा इसी बहाने सैर तफरी भी हो जाएगी। पर यार, लंदन तो फ्रीज बना हुआ है, इतनी सर्दी है, मैं तो एयरपोर्ट पर थर थर काँपने लगा था। वापसी को कोई फ़्लाइट नहीं थी, वरना इससे वापस चला जाता। यार, हम सब भी इसी सर्दी में रह रहे हैं। रईस बोला। भैया, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। कमर ने कहा, मैं फ़ैसला करके आई हूँ। कैसा फ़ैसला? मैंने चंदा की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देखने लगी थी। यही कि हमने अब तुम्हें दूल्हा बना देना है। और दुल्हन कौन होगी? मैंने पूछा तो चंदा कमरे से भाग गई। इसी पर कहका पड़ा तो एक नर्स आ गई। ये हॉस्पिटल है। इससे नाराज़गी से कहा, यहाँ इतना शोर मत करो। सॉरी सिस्टर, मैंने इसे माजरत की। फिर वो सब बातों में लग गए तो मैं चुपके से बाहर आ गया। चंदा राहदारी में दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। इसके पास रुखसारों पर आंसू चमक रहे थे। मैं इसके पास चला आया। खान जी याद आ रहे हैं? इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, आज वो होते तो हम पे ज़्यादा खुश होते। वो हमसे ज़्यादा खुश होंगे जहाँ भी होंगे। मैंने इसे यकीन दिलाया। अब तुम जल्दी से मुस्कुराओ वरना मैं कोई गुस्ताखी कर जाऊँगा। इसने घबरा कर दाएँ बाएँ देखा। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में गुस्ताखी करना बिल्कुल मना नहीं है। मैंने इसके नज़दीक होना चाहा लेकिन इसने मुझे पीछे धकेल दिया। यहाँ मना है, इसने कहा और तेज़ी से कमरे से चली गई। मैं इसके पीछे गया तो सब ने शोर मचाया। अच्छा जी, प्रोग्राम बन रहा था, तारीख तय हो रही थी। चंदा सुर्ख हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। नासिर, तुम क्या कहते हो? नीलम ने पूछा। जब चंदा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है तो नहीं है। भैया, तो अभी से रन-मरीद हो गए हो? कमर ने चिल्लाकर कहा। इस पर नर्स दोबारा आ गई और धमकी देकर गई कि अब हमने दोबारा शोर किया तो वो सबको निकाल बाहर करेगी। अगले रोज़ एनी को डिस्चार्ज कर दिया गया। नीलम, चंदा और कमर जिद करके इसे अपने साथ ले गई थी। अकिल बेचारा आहें भरता रह गया था। सबके आने से इस बड़े से मकान में हेमा वक्त रौनक और गहमा गहमी रहने लगी थी। ईशान सबकी तवज्जो का मरकज़ था, सबके लिए खिलौना बन गया था। इस दिन मैंने अपने अकाउंट से 1 लाख पाउंड निकलवाए। अकिल की मदद से जॉर्ज की बीवी का पता हासिल किया। अब वो जॉर्ज की बेवा थी। जॉर्ज बयान देने के चंद घंटे बाद मर गया था और मेरी मुश्किल आसान कर गया था। मैं और अकिल मौका पाकर इसकी बेवा की तरफ गए। वह गरीबाना किस्म के पसमानदा से इलाके के खस्ता हाल से मकान में रहती थी। कॉल बेल बजाने पर इसने दरवाज़ा खोला। एप्रन से लग रहा था वो किचन में मसरूफ़ रही थी। हम जॉर्ज के सिलसिले में बात करने आए हैं। मैंने अपना और अकिल का तारुफ कराने के बाद इससे कहा, सॉरी, मैं जॉर्ज के किसी कर्ज की जिम्मेदार नहीं हूँ। इसने कहकर दरवाज़ा बंद करना चाहा। मैंने पाँव अड़ा दिया। इसके बरक्स, हम जॉर्ज की एक अमानत तुम्हारे सुपुर्द करने आए हैं। जॉर्ज की अमानत? वो रुक गई थी। मैंने सर हिलाया। कुछ रकम है? इसने सोचा और दरवाज़ा खोल दिया। कल से तुम पहले फ़र्द हो जो जॉर्ज के सिलसिले में कोई अच्छी बात लेकर आए हो, वरना अब तक सभी इसके कर्ज ख्वाह आए थे। वो हमें अंदर एक नशिस्तगाह में ले आई। 2 बच्चे कालीन पर लेटे टीवी देख रहे थे। इसने इन्हें अपने बेडरूम में जाने का हुक्म दिया। बच्चे बादल नाख्वास्ता उठकर चले गए। घर की हालत से साफ जाहिर था कि इसके मकीनों की माली हालत अच्छी नहीं है। ये एक गुर्बत का मारा रिवायती सियाफाम घराना था। जहालत और जराइम ने इसे तबाह करके रख दिया था। जॉर्ज की बीवी किस कदर साफ रंग और दिलकश नकुश खदो खाल वाली 30 बरस की औरत थी, लेकिन गुर्बत ने इसके चेहरे को मांद कर दिया था। वो मुतवक्का नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने खनकार कर कहा, मुझे जॉर्ज की मौत का अफसोस है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसने मेरी बात काटी। वो इस इंजाम का मुस्तहिक था। जल्द या बदीर इसे यह इंजाम मिलना ही था। मुझे मालूम है वो तुम्हारे हाथों ज़ख्मी हुआ था और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें मालूम है मैं दंग रह गया था। इसने सर हिलाया। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम ना होते तो कोई और होता, तब भी जॉर्ज मारा जाता। ओके, मैं काम की बात करता हूँ। तुम ये भी जानती हो कि मुझ पर शाह आलम होए का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसने तुम्हारे देवर एडगर को मारा था। जॉर्ज ने एडगर के इत्तफाक़ या कत्ल का एतराफ़ कर लिया है और इसके बदले इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख पाउंड दे दूँ और तुम मुझे 1 लाख पाउंड देने आए हो। वो तंज़िया अंदाज में हंसी। हाँ, मैंने कहा और जैकेट से करेंसी का बंडल निकाल कर इसके सामने रख दिया। इसमें पूरे 1 लाख पाउंड हैं, तुम गिन लो। इस बार वो दंग रह गई। तुम सचमुच 1 लाख पाउंड दोगे? ये रखे हैं तुम्हारे सामने, गिन लो। मैंने पैकेट की तरफ इशारा किया। एक शहर से आलम में इसने पैकेट खोला और 1 लाख पाउंड के नोट देखने लगी। क्या ये सब मेरे हैं, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों के? मैंने जवाब दिया। मरते वक्त जॉर्ज को एहसास था कि तुम और बच्चे अच्छी हालत में ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। इसी वजह से इसने मुझसे ये मुआहदा किया। इसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। मुझे जितनी हैरत जॉर्ज पर है, इससे ज़्यादा तुम पर है। तुम एक मरे हुए आदमी से किए जाने वाले मुआहदे को पूरा करने के लिए 1 लाख पाउंड की रकम दे रहे हो। बात रकम की नहीं, मुआहदे की थी। क्या इसने तुमसे तहरीरी मुआहदा किया था?
मैंने नफ़ी में सर हिलाया। तहरीरी नहीं, ज़ुबानी था, लेकिन मैंने जिस मुक़द्दस शय की कसम खाई थी, अगर मैं अपनी सारी दौलत देने की बात कर चुका होता तो सब तुम्हारे हवाले कर देता। खैर ये गैर मुतल्लका बात है। असल बात यह है कि मैंने जार से किया वादा पूरा कर दिया, 1 लाख पाउंड तुम तक पहुंचा दिए। अब मैं तुम पर ये तुम पर है कि इन लाख पाउंड को अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की अच्छी तालीम पर खर्च करती हो, जैसे कि जॉर्ज की ख्वाहिश थी, या इसे अयाशी में उड़ा देती हो। 1 मिनट में कॉफ़ी लेकर आती हूँ, इसने कहा, और मेरे रोकने से पहले ही उठ गई थी। आकिल खामोश बैठा था। इसने कहा, मेरा ख्याल है ये अच्छी औरत है, इस रकम का अच्छा इस्तेमाल करेगी। मेरा भी यही ख्याल है। कॉफ़ी तैयार थी, वो जल्द लेकर लौट आई। इस बार इसके अंदाज में सर्द महरी की बजाय अपनायत थी। कॉफ़ी पीने के दौरान इसने बताया कि वो अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में तालीम दिलाना चाहती थी, लेकिन गुर्बत की वजह से मजबूर थी। अब वो इन्हें अच्छे स्कूल में दाखिल करा सकेगी। कॉफ़ी पीकर हमने इसका शुक्रिया अदा किया और बाहर आ गए। वो हमें रुख्सत करने आई थी। जब मैंने इससे हाथ मिलाया तो इसने अचानक लपक कर मेरी पेशानी चूम ली। शुक्रिया ब्रदर। ये किस्सा भी ख़त्म हुआ। कार में बैठते हुए आकिल ने कहा, एक मसला अभी भी बाकी है। मैंने इसे याद दिलाया, नवादरात वाला। ये भी हल हो जाएगा। वो बोला, मैं बताना भूल गया था, परसों पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से इन नवादरात के बारे में बरतानिया से दरख्वास्त की गई है कि बरतानिया स्मगल करके लाए जाने वाले पाकिस्तान के इस तारीखी विरसे को वापस किया जाए। ज़ाहिर है हुकूमत बरतानिया यही कहेगी कि नवादरात अगर बरामद हुए तो पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से अब इन्हें बाजियाब करा ही दूँ, लेकिन हाथ पैर बचा कर। मैंने इसकी तायद की, ऐसा ना हो कि इस चक्कर में तुम भी किसी मसले में आ जाओ। अजी हज़रत, हमें ना सिखाएं एहतियात। इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं, अक्सर पुराने खिलाड़ी ही मात खा जाते हैं, आप जैसे। इसने कहका मारा, अब तक शादी नहीं कर सके हैं। मैं झींप गया, पर खुरदार बाप बनकर तुम ज़्यादा ही चहकने लगे हो। इसने कार नीलम घर के सामने रोकी, जहाँ पुरानी ज़िंदगी और इसके सारे साथी मेरे मुंतज़र थे। पूरे 1 बरस बाद लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैंने अपने वतन के सरजमीन पर कदम रखा, इसकी हवाओं में सांस ली। एयरपोर्ट की मखसूस बू के पस मंज़र में वतन की महक भी महसूस हुई थी, जो सिर्फ बरसों बाद वतन आने वालों को ही महसूस होती है। लंदन की बेपनाह सर्दी काटती थी, लेकिन लाहौर की सर्दी खुशामदीद कहती महसूस हो रही थी। नासिर, अकब से चंदा की आवाज़ आई, इसे संभालें, बहुत तंग कर रहा है। मैंने पलटकर नन्हे इकबाल को गोद में ले लिया। ये मेरा और चंदा का बेटा है, जिसने अपने बाप के वतन को पहली बार देखा। वो सिर्फ 2 महीने का है। मुझे देखकर चंदा ने अपना बैग दुरुस्त किया। मेरी गोद में आते ही इसने हस्बे मामूल मेरे बाल पकड़ने की कोशिश की। अक्का में रईस और नीलम थे, एक नमूना नीलम की गोद में भी था। ये इसका बेटा था। 1 बरस जैसे ख्वाब की तरह गुजर गया था, और अब फिर हम अपने वतन में थे। मेरे खुदा, हम सचमुच लाहौर में हैं, नीलम ने कहा और रोने लगी थी। चंदा ने भी ख़वातीन के इस पसंदीदा मशले में इसका साथ दिया। मैं और रईस कस्टम कराने लगे। इमिग्रेशन से निमट कर हम बाहर आए, जहाँ इस्तकबाल करने वालों में कमाल, कमर अब्बासी और रक्षी के साथ बानो खाला भी थीं, और इनकी गोद में आफरीन का बेटा अदनान भी था। कमाल और अब्बासी मुझसे और रईस से और ख़वातीन से लिपट गईं। रोने धोने का गलगला एक बार फिर बुलंद हुआ। खुदा खुदा करके एयरपोर्ट से निकलने का मौका मिला। अचानक एक शख्स तेज़ी से मेरे पास आया। आप शाह आलम है ना? मुझे पहचाना? बिल्कुल नहीं, मैं नासिर अज़ीम हूँ, मैंने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल यकीनन पसंद आया होगा।